नमस्कार दोस्तों। आज मन थोड़ा उदास है। अभी अभी एक दुखद समाचार मिला है, आपने भी सुना होगा। एक राष्ट्रभक्त एंकर, बेबाक, डायनेमिक यंग जर्नलिस्ट जो आज तक के को एग्जीक्यूटिव थे, रोहित सरदाना, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हम सबको सबक लेना है और ध्यान रखना है, घर से नहीं निकलना है, वैक्सीनेशन में पूरा सहयोग देना है, सबको जागरूक करना है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मन वाकई बेहद उदास था। पहले तो मन कर रहा था कि वीडियो भी नहीं बनाऊं, फिर सोचा द शो मस्ट गो ऑन, और आप लोग भी तो हैं, वेट कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए फिर एक माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 लेके आया हूं, और आज इसमें एक बेहद ही शानदार टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो न केवल लोकल बल्कि नेशनल और ग्लोबल इशू भी है। परीक्षा में निश्चित रूप से कोई भी भर्ती, शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हो, उसमें 2 या 3 प्रश्न उसमें ज़रूर आते हैं, और वो टॉपिक है जेंडर, लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्विलिटी, इवन जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कंसिस्टेंसी। ये तमाम वो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, जिनके बारे में आपने गाहे बगाहे कहीं न कहीं सुना होगा। आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और सबको क्लियर करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है जेंडर। चलिए, अब हम आपसे दिखेंगे नहीं, केवल बात करेंगे, ठीक है? ओके। चलिए, तो शुरू करें आज का टॉपिक। चलिए साहब। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। हाँ, एक्चुअली ये जो वीडियो है ये आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही टाइम टेकिंग भी है। एक तो मैं इसको पिछले 4 दिन से बना रहा हूँ, आपको बता दूं। स्टार्टिंग के जो मोमेंट्स थे वो इसी में मैंने ऐड किए हैं। आप समझ भी लोगे, जान भी लोगे कि 4 दिन पहले के हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में अचानक तूफान आ गया, हवा आ गई तेज़, तो एकदम डिस्टर्बेंस हो गया साउंड में। फिर मेरे को इसको पोस्टपोन करना पड़ा। फिर एक दिन तबीयत नासाज हो गई, ठीक है, फिर कुछ यूँ ही एक दिन और निकल गया। तो कुल मिला के आज कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर वाला चाहेगा तो आज इसको पूरा कर ही लूँगा, आज आपके लिए अपलोड कर दूँगा। ओके, तो होप फॉर द बेस्ट। शुरू करते हैं। चलिए साहब, तो देखिए, पहला प्रश्न पढ़िए। जेंडर इज ए ओब्लिक एन, यानी जेंडर है क्या? ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, सेकंड है साइकोलॉजिकल एंटाइटी, थर्ड वन है सोशल कंस्ट्रक्ट, चौथा है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। यानी जेंडर या लिंग क्या है? 4 ऑप्शंस देखिए। पहला है जैविक निर्धारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक सत्ता, तीसरा है सामाजिक संरचना, या फिर आर्थिक अवधारणा। तो बोलिए, आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, तो साथियों, सही जवाब इसका, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न परीक्षा में, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 3, थर्ड वन, सोशल कंस्ट्रक्ट। सही जवाब है सामाजिक संरचना। चलिए साहब, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे शब्द है जेंडर। कौन सा शब्द है? जेंडर। जेंडर क्या होता है, समझने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। देखो, इंग्लिश और हिंदी के शब्दों से बहुत कुछ आपके एग्ज़ाम में डिसाइड होने वाला है। इंग्लिश में एक टर्म आती है SEX, सेक्स, और इंग्लिश में एक टर्म आती है GENDER, जेंडर, जो कि यहाँ पे लिखा है। सेक्स और जेंडर दोनों को ही हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। यानी हिंदी में दोनों के लिए कॉमन वर्ड है लिंग, पर इंग्लिश में सेक्स और जेंडर अलग अलग 2 शब्द हैं, और
इंग्लिश वाले शब्दों से ही डिसाइड होगा, डिफाइन होगा कि आखिर जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है। तो सुन लें, समझ लें। सेक्स बायोलॉजिकल है, कोई मेल है कि फीमेल है, उसके शरीर की बनावट कैसी है, ये कहलाता है सेक्स। और कोई लड़का है या लड़की है इसलिए उसको ये वाले काम करने हैं, कोई लड़का है या लड़की है इसलिए उसकी ये प्रायोरिटीज़ हैं, कोई मेल है कि फीमेल है इसलिए उसके ये बिलीफ्स होने चाहिए, ये उसके ये रोल्स हैं, उसके ये ऑक्यूपेशन होंगे। तो हमने उसके न केवल काम बल्कि उसके करियर, भविष्य, व्यवसाय, सब कुछ, सब्जेक्ट, इंटरेस्ट, प्राथमिकताएं, सब कुछ तय कर दिया। और ये हमने तय किया है, हमने तय किया, इसका मतलब समाज ने तय किया है। तो हमेशा याद रखना कि जो समाज बनाता है वो जेंडर है, और जो बायोलॉजिकल है एस्पेक्ट वो क्या है, वो सेक्स है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जेंडर पूछा है तो जेंडर बायोलॉजिकल होगा कि सोशल होगा, तो सही जवाब होगा इसका सोशल। सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना। अच्छा, एक चीज़ और, मान लो यहाँ पे जेंडर शब्द नहीं होता, जेंडर की जगह पे सेक्स होता, ऐसा भी तो आ सकता है, आया है, सेक्स इज ए, तो आप क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या कर देंगे, यस, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन। यानी फिर हिंदी में वही सेम रहेगा, लिंग है एक, तो आप बोलेंगे जैविक निर्धारक। अगर सेक्स आएगा तो जैविक निर्धारक होगा, और जेंडर आएगा तो सामाजिक संरचना होगी। बात समझ में आई आपको? ओके, नेक्स्ट। चलिए साहब, अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पढ़िए। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, यानी क्लासरूम डिस्कशन के दरमियान, ए टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। यानी क्लासरूम में जब आपस में चर्चाएं होती हैं, पढ़ाई चल रही होती है, तो एक शिक्षक क्या करता है, एक शिक्षक मोस्टली बच्चों, लड़कों पर अटेंशन पे करता है, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है लड़कियों की तुलना में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है जेंडर बायस, दूसरा ऑप्शन है जेंडर आइडेंटिटी, तीसरा ऑप्शन है जेंडर रिलेवेंस, और चौथा ऑप्शन है जेंडर कंसिस्टेंसी। कक्ष में एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है? लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। यह क्या है? लैंगिक पक्षपात है, या लैंगिक पहचान है, या लैंगिक संबद्धता है, या फिर लैंगिक समरूपता है? देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, हिंदी के शब्दों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, और एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है। पहले में तो आपने देखा ही, हिंदी से तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे कि लिंग का मतलब जेंडर है कि सेक्स है, वो देखना ही पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। सेम ऐसा ही बहुत जगह होगा, हिंदी के शब्दों में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इंग्लिश वाले देखेंगे। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ पे, पहला शब्द जेंडर बाइस, दूसरा जेंडर आइडेंटिटी, तीसरा जेंडर रिलेवेंस, चौथा जेंडर कंसिस्टेंसी। तो देखो, सबसे पहली बात आपको समझना है, दो शब्द आएंगे। एक शब्द आएगा स्टीरियोटाइपिंग, इंग्लिश का शब्द है स्टीरियोटाइप बिहेवियर या स्टीरियोटाइपिंग। क्या होता है स्टीरियोटाइप बिहेवियर? हिंदी में बोलते हैं रूढ़िबद्ध व्यवहार। यानी जो चला आ रहा है सदियों से, जो चला आ रहा है ज़माने से, जो चला आ रहा है वर्षों से, हम उसी को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं रूढ़िबद्ध व्यवहार। उसको क्या बोलते हैं? रूढ़िबद्ध व्यवहार। उसी का नाम है स्टीरियोटाइप बिहेवियर। जेंडर के बारे में ध्यान रखना है, जेंडर के बारे में सदियों से क्या चला आ रहा है, आप मुझे बताइए। सदियों से ये चला आ रहा है कि साहब, लड़कियां और महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष नौकरी करेगा, पुरुष घर के बाहर के काम करेगा। सदियों से ये चला आ रहा है कि घर चलाने की इकोनॉमिकली जिम्मेदारी है पुरुषों की, और घर के अंदर किचन में काम करने की, साफ सफाई करने की जिम्मेदारी है महिलाओं की। तो बोले सदियों से चला आ रहा है कि नहीं? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये जेंडर रूढ़िबद्धता है। सदियों से चला आ रहा है कि महिलाएं जोर से नहीं बोलती, पुरुष रोते नहीं है, मेल फीमेल की बात है, ठीक है ना। महिलाएं, गर्ल्स मैथ्स में बढ़िया नहीं होती, ये स्टीरियोटाइपिंग है। आपको पता है
कई बार आपने देखा ना, अक्सर हम ऐसे क्लास में भी बात करते हैं कि लड़कियों ने किसी लड़की ने मैथ्स में बड़ी आंसर दे दिया तो कहते हैं अच्छा क्या बात है, मैथ्स में जवाब दे रही हो, क्यों क्यों नहीं दे सकती जवाब? क्योंकि हमने तो ये समझा है कि सब लड़कियां मैथ्स में बेहतर नहीं होती। तो किसने कहा हमें बेहतर नहीं होती? हमें हमारी उन उन परंपराओं ने कहा है, हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो याद रखेंगे। यह है जेंडर स्टीरियोटाइप। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बाइस दोनों एक साथ ऑप्शंस में शायद ही कभी आपको मिलेंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। जो सदियों से चला आ रहा है वो तो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और जेंडर बाइस क्या है? आप हिंदी में पक्षपात देख सकते हैं, लेकिन बहुत जगह आपको मिलेगा हिंदी में लैंगिक पूर्वाग्रह शब्द भी मिल सकता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, बाइस में या तो लड़कों की तरफ या लड़कियों की तरफ, यानी दोनों में किसी एक तरफ हमारा झुकाव हो गया, उसको बोलते हैं जेंडर बाइस। यानी हमने किसी एक का पक्ष ले लिया। वो जरूरी नहीं है कि फीमेल का लें, मेल का भी हो सकता है, वो जेंडर बाइस होता है। ठीक है? जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, जेंडर कंसिस्टेंसी बताऊंगा आगे चल के। अभी यहाँ पे आप समझें समझें कि एक शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है? लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेंडर बाइस। तो इसका आंसर हो गया जेंडर बाइस, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं आगे, और अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। और ये फिर एक शानदार प्रश्न है। चलिए देखो, कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है, उसमें जेंडर पे गारंटी से प्रश्न आएगा, गारंटी से। और आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से सुना शुरू से लेकर आखिरी तक, तो ये भी गारंटी रहेगी कि आपका शायद ही कोई सवाल गलत होगा। ओके, तो पढ़िए तीसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? तो देखो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग प्रश्न आ गया ना, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग लिंग रूढ़िबद्धता को रिड्यूस करने का, कम करने का कौन सा तरीका है? कम करने का कौन सा प्रभावी उपाय है? कौन सी स्ट्रेटजी है? कौन सी रणनीति है? ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। पहला ऑप्शन क्या है? ओके, पहला ऑप्शन है डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, यानी लिंग पक्षपात के बारे में चर्चा। सेकंड ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, यानी जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, चीज़ों को समझिए, यानी विशिष्ट लिंग भूमिका पर बल, विशिष्ट लिंग भूमिका। थर्ड ऑप्शन है जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, यानी लिंग पृथक खेल समूह बनाना। और चौथा ऑप्शन है लिंग पृथक बैठक व्यवस्था, जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो बहुत शानदार प्रश्न है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करता है, यानी जो सदियों से चला आ रहा है, हमारे जो बिलीफ्स चले आ रहे हैं वो वास्तव में सही नहीं है पर वो चले आ रहे हैं। ठीक है, उनको कौन सा कम करेगा? 3 तो कम करेंगे नहीं, 1 कम करेगा। तो बोलिए आंसर क्या होगा इसमें? ओके, तो ध्यान से देखिए आप। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे चौथा ऑप्शन है लिंग। परीक्षा में क्या होता है, आपको बस समझ में आ जाना चाहिए वो पूछना क्या चाह रहा है, और शब्दों से खेलना सीख लीजिए। ठीक है ना? लिंग पृथक बैठक व्यवस्था, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने इसको पढ़ा सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटेड मतलब होता है अलग से। ठीक है ना? और जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट्स, यानी बैठने में लड़के और लड़कियों की अलग अलग सीटें होनी चाहिए। लड़के इधर बैठेंगे और गर्ल्स इधर बैठेंगी। तो क्या अलग अलग हम दोनों को बैठाएंगे, ये स्टीरियोटाइपिंग को कम करेगा या बढ़ाएगा? निश्चित रूप से बढ़ाएगा। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन भी सेम वैसा ही है, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, यानी लिंग पृथक खेल समूह बनाना, यानी लड़कियों के लिए तो ये खेल होंगे और लड़कों के लिए ये खेल होंगे। तो क्या स्टीरियोटाइपिंग को कम करेगा? नहीं, बढ़ाएगा। ओके, इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, लिंग विशिष्ट भूमिका पर बल देना, यानी लड़कियां तो डांस करेंगी, लड़कियां तो नृत्य करेंगी, लड़कियां तो होम साइंस लेती है ना इसलिए कुकिंग करेंगी, लड़के स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, लड़के ड्राइविंग करेंगे, लड़के पेड़ पे चढ़ के पेड़ को काटेंगे। तो ये जो काम है ये हमने लिंग के आधार पर बांट दिए। तो क्या स्टीरियोटाइपिंग को कम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस स्टीरियोटाइपिंग को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। तो फिर बच गया कौन सा? सबसे पहला बच गया लिंग पक्षपात पर चर्चा करना।
हालांकि ये कोई बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पे यह राइट आंसर होगा, है ना। कहते हैं ना सब केवल चर्चा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ तो चर्चा करने का मतलब एक स्कूल में जब आप जाओगे ना तो देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि बहुत बार एक परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि एक अध्यापक के रूप में आप लैंगिक रूढ़िबद्धता को दूर करने के लिए क्या करेंगे, या लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, बच्चों और लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा आपको, लड़के लड़कियों को सबको एक साथ बैठा देंगे, तो एक साथ बैठाना अच्छी बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन के लिए अच्छी बात है। पर यहाँ एक्चुअली एक महत्वपूर्ण टर्म आपको मैं बता रहा हूँ, पहले वो सुन लें, समझ लें, फिर आपको आंसर समझ आएगा। वो महत्वपूर्ण टर्म ये है, देखो ध्यान देंगे, ध्यान दें, एक टर्म आती है जेंडर इक्विटी। इक्विटी, ध्यान देंगे, जेंडर इक्विटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक समता, समता। और एक टर्म आती है जेंडर इक्विलिटी। इक्विलिटी, दो शब्द हैं, एक हो गया इक्विटी और एक हो गया इक्विटी। इक्विटी है समता और इक्विलिटी है समानता, दोनों में मेजर फर्क है, सुन लें ध्यान से, ठीक है। समानता या इक्विलिटी क्या होता है, समानता या इक्विलिटी का मतलब तो है सब बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेल है कि तू फीमेल है, सब बराबर। फॉर एग्जांपल, स्कूल में आप बच्चों को ये बोलें कि साहब ये कोई भी एग्जांपल, ये यहाँ से इस जगह से सामने उस दीवार तक उसको छू के आना है, रेस करवा रहे हैं, आप घड़ी देख रहे हैं, कक्षा 4 के बच्चे, कक्षा 8 के बच्चे, कक्षा 6 के बच्चे, क्लास वाइज आप मान लो दौड़ा रहे हैं उनको, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की है कि लड़का है, सबको समान टाइम देंगे, मतलब जो जो पहले आएगा वो बेस्ट होगा, तो वो एक साथ ही दौड़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये समानता है, ये क्या है, समानता है, इक्विलिटी है। लेकिन इक्विटी क्या होता है, सुने, इक्विटी बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, जेंडर समता। समता एक्चुअली क्या है, एनसीएफ 2005, मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे शायद जानते होंगे, याद करें, एसएसटी में पहला ही बिंदु है जेंडर के बारे में न्याय करें। क्या करें, जेंडर के बारे में न्याय करें। क्यों दिया ऐसा बिंदु, इसलिए दिया कि साहब जेंडर के बारे में अब तक हमने अन्याय किया है, और अन्याय हमने किसके साथ किया है, मेल के साथ कि फीमेल के साथ। जवाब है निश्चित रूप से हमने फीमेल के साथ अन्याय किया है। किसके साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है। आप बोलेंगे साहब कौन सा अन्याय किया है, तो बिल्कुल हमने महिलाओं के साथ अन्याय किया है, क्योंकि हमने उनको घरों में कैद करके रख दिया है। हमने उनको वो अवसर नहीं दिए, हमने बोले तो हमारी परंपराओं ने नहीं दिए जो देने चाहिए थे। और ये केवल हमारे ग्लोबल और नेशनल, हमारे देश की बात नहीं है, ये ऑल ओवर, मतलब लोकल और नेशनल की बात नहीं, ग्लोबल बात है, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा हुआ है। मैं आपको बताऊं, अभी एक सर्वे आया था यूएनओ का। यूएनओ एक सर्वे था, मैं आपको बताऊं, पिछले 50 साल से यूएनओ इस पर काम कर रहा है और फोकस कर रहा है, जोर दे रहा है, सरकारों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशली टीचर्स की, हम सब की जिम्मेदारी है कि साहब हम बच्चों में कम से कम स्टीरियोटाइपिंग दूर कर दें जेंडर वाली, तो ठीक है। तो वो जो रिसर्च था, सर्वे था, उसमें ये बताया गया है, आपको जान के बहुत सरप्राइज होगा, कि इस दुनिया में टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन जो है, इलिटरेट समझते हैं ना, मतलब निरक्षर जो लोग हैं, उन निरक्षर लोगों में, महिला पुरुष दोनों में निरक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो कुल इलिटरेट और निरक्षर लोगों में 2/3 यानी 2/3, लगभग 67% फीमेल हैं। इसका मतलब कितना बड़ा अन्याय हुआ, उनको पढ़ने नहीं भेजा। दूसरी बात, दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, अब लीडर्स को जरूरी थोड़ी है पुरुष ही हो, महिलाएं भी तो हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल लीडर्स में ओनली 7% वुमेन, केवल 7% महिलाएं हैं। तो बोले कितना बड़ा अन्याय हुआ, हुआ ना। पढ़ाया नहीं उनको, राजनीति में नहीं भेजा उनको, बिजनेस में नहीं भेजा उनको, जॉब में नहीं जाने दिया उनको, घर से बाहर नहीं जाने दिया उनको। तो ये सारा का सारा फीमेल के साथ इनजस्टिस था, इसको बोलते हैं जेंडर के संबंध में अन्याय। तो अब न्याय करें साहब, वक्त आ गया न्याय करें। तो न्याय कैसे करें, न्याय करने के लिए टर्म आती है इक्विटी। कौन सी टर्म आएगी, इक्विटी, समता। यानी इक्विटी ये कहती है कि जो पिछड़ गए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एज दो,
कुछ सहारा दो। तो हमने क्या किया, हमने, अब आप देखते हैं ना हर जगह हम महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, इसी का तो नतीजा है। 30% रिजर्वेशन दे दिए साहब महिलाओं को। इससे क्या होगा, इससे महिलाओं को ज़्यादा मौके मिलेंगे, महिलाएं ज़्यादा आगे आएंगी, जॉब में आएंगी, हर फील्ड में आएंगी, हर जगह जाएंगी। और फिर एक दिन जब वो बराबर आ जाएंगी तो फिर हम इक्वलिटी की बात करेंगे, फिर समानता की बात करेंगे, लेकिन पहले समता की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से समता समझे आप, समता या जेंडर इक्विटी, इसको जेंडर पैरिटी भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको पहले सहारा दे के बराबर लाएंगे, फिर जब सब बराबर हो जाएंगे तो फिर इक्वलिटी की बात करेंगे। ओके, तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक शिक्षक के रूप में आप जेंडर इक्विटी के लिए क्या करेंगे, या शिक्षक के रूप में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दूर करने के लिए क्या करेंगे। अगर ऐसा परीक्षा में प्रश्न आए तो इसका आंसर ये नहीं होना है कि सब लड़के लड़कियों को एक साथ बैठा देंगे, बल्कि इसका आंसर ये, क्योंकि एक साथ बैठाना तो इक्वलिटी होगी ना, बल्कि इसका आंसर ये होगा कि अब तक जो काम हमने स्कूल में लड़कों से करवाए ना, वो लड़कियों से करवाएंगे, और लड़कियों वाले काम लड़कों से करवाएंगे। तो इसका जवाब ये आ जाएगा, ऑप्शंस में आपको मिलेगा, दोनों को अपारंपरिक भूमिकाएं देंगे, दोनों को नॉन ट्रेडिशनल रोल देंगे, तब जाके इक्विटी होगी, फिर तो इक्वलिटी हो ही जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात क्यों चली, ओके इस पे चली। चलिए, तो इस प्रश्न को पढ़िए आप कि साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दूर करने के लिए कौन सी एक रणनीति सही है। तो हम बात कर रहे थे ये तीनों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर एक राइट है। एक राइट यूँ है कि जब टीचर डिस्कस करेगा, देखो सारा खेल यही तो है, ये स्टीरियोटाइपिंग आई कहाँ से है, हमारे समाज ने तो ये सब दिया है। और समाज के फैक्टर्स क्या क्या हैं, हमने आज तक किताबों में ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना। एक कुक खाना बनाते समय उसको चखती है, तो इसका मतलब सब मानते हैं कि साहब कुक तो महिला ही होती है, किचन का काम तो उसका ही है। ठीक है ना। एक ड्राइवर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला जाता है, इसका मतलब ड्राइवर तो पुरुष होगा। एक पुलिसमैन, एक आर्मी मैन, हमने मैन लगाया ना पुलिसमैन, और ऐसा ऐसा मैंने आगे एक क्वेश्चन दिया है, एकदम क्लियर होगा। हमने मैन लगाया यहाँ पे, है ना। हाउस वाइफ बोलते हैं इंग्लिश में, हाउस वाइफ, क्यों कभी हाउस हस्बैंड सुना आपने, हाउस हस्बैंड भी तो हो सकता है। तो हाउस वाइफ, आर्मी मैन, पुलिस मैन, ये सब, ये सारे के सारे जो भाषा के खेल हैं जिनके कारण से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बनती है। तो टीचर डिस्कस करेगा, है ना, बच्चों के साथ। और जब बच्चे तो हैं सारा खेल, अब बच्चों की समझ में आ जाएगा कि साहब कोई स्पेसिफिक, कोई क्षेत्र किसी एक के लिए रिजर्व नहीं है, कोई किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, फिर कमाल होंगे साहब। तो डिस्कस अबाउट जेंडर बायस, इसका राइट आंसर होगा लैंगिक पक्षपात के बारे में चर्चा। फिर मैं आपको बता दूं, हिंदी में पक्षपात आए जरूरी नहीं है, कभी लैंगिक पूर्वाग्रह आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, इसलिए इंग्लिश वाली टर्म याद रखना है। ओके, दैट इज जेंडर बायस। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वन और चौथा प्रश्न पढ़िए। ओके, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो आगे देखिए। ए टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ ए कमेटी, एक कमेटी के हेड को एक शिक्षक ने क्या लेबल लगा दिया, क्या बोला, चेयरपर्सन। क्या बोला, चेयरपर्सन इंस्टीड ऑफ चेयरमैन, इट इंडिकेट्स द टीचर इज। बहुत शानदार प्रश्न है। यानी शिक्षक ने कमेटी के हेड को, शिक्षक ने कमेटी के हेड को चेयरमैन के बजाय चेयरपर्सन बोला। देखिए शब्दों पे गौर करें, चेयरमैन के बजाय क्या बोला, चेयरपर्सन बोला। यानी चेयरमैन, वही वाली बात है, चेयरमैन क्यों, चेयरवुमेन भी तो हो सकता है, यानी चेयरमैन पुरुष ही बनता है क्या, पर धारणा है, अवधारणा है। चलिए यार, ये स्टीरियोटाइपिंग है। तो उसने क्या किया, टीचर ने चेयरमैन नहीं बोला साहब, बल्कि चेयरपर्सन बोला। इसका मतलब उसने ठीक किया कि खराब किया, ठीक ही किया साहब। तो ये बात क्या कहलाती, ये बात किस ओर संकेत करती है। तो पहला ऑप्शन है फॉलोइंग मोर एक्सेप्टेबल टर्म, ठीक है, बात तो सही है। हैज़ ए गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, यानी टीचर की लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, इसलिए वो चेयरपर्सन बोल रहा है, चेयरमैन नहीं बोल रहा। थर्ड है इज यूजिंग ए जेंडर फ्री लैंग्वेज, जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज कर रहा है। चौथा है हैज़ जेंडर बाइस, यानी वो जेंडर बाइस है। हिंदी में बता दूं आपको, एक शिक्षक ने, अच्छा हिंदी में देखो आप, कितना बड़ा खेल है। ओहो, सभापति के स्थान पे सभाध्यक्ष लिख दिया। क्या आप बता सकते हैं सभापति और सभाध्यक्ष में क्या मतलब हुआ, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। कुछ नहीं है। इससे इससे आपका आपका प्रश्न ही सही नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमको इंग्लिश वाला देखना है। ठीक है ना।
चलिए साहब, ऑप्शंस देख सकते हैं आप। अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन कर रहा है, बात तो ठीक है। भाषा पर अधिकार है, बात तो ठीक है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहा है, बात तो ठीक है। लैंगिक पूर्वाग्रह ये नहीं, लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि दरअसल एक्चुअली है क्या, एक्चुअली वो चेयरपर्सन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चेयरपर्सन बोल रहा है, चेयरपर्सन। इसका मतलब वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर कर रहा है। उसकी भाषा है वो जेंडर फ्री लैंग्वेज है, तो सी राइट आंसर होगा इसमें। क्या होगा? सी, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहा है, सी राइट आंसर है। जेंडर फ्री लैंग्वेज का यूज कर रहा है। जेंडर बाइस तो है ही नहीं। जेंडर बाइस तो तब होता जब वो चेयरमैन बोलता, हम बोलते ना हेडमास्टर, तो आज तक हमने हेडमास्टर ही पढ़ा है किताबों में, हेडमास्टर ही बोला है, क्योंकि पहले हेडमास्टर का मतलब हेडमास्टर पुरुष हुआ करते थे साहब। ओके, तो जेंडर बाइस नहीं है। एक्सेप्टेबल, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल टर्म है और गुड कमांड होगा उसका लैंग्वेज पे, पर हम यहाँ पूछना ही नहीं चाह रहे। यहाँ तो कोई वैलिडिटी, वैधता वाली बात है, पूछा क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पूछा है उसका आंसर हमको देना है। राइट आंसर है यूजिंग ए जेंडर फ्री लैंग्वेज। ओके, सी। तो तीसरा आंसर इसका, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहा है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवें पर चलिए साहब। सॉरी, पांचवा प्रश्न देखिए। द फॉलोइंग कैटेगरी अफेक्ट्स जेंडर एक्सेप्ट। द फॉलोइंग कैटेगरी अफेक्ट्स जेंडर एक्सेप्ट, यानी किसके सिवाय, किसके अलावा ये सारी बातें जेंडर को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। चार ऑप्शन हैं। पहला है एथनिसिटी, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है एप्टीट्यूड, चौथा है लैंग्वेज। यानी इनमें से तीन चीज़ें तो जेंडर को प्रभावित करती हैं, एक नहीं करती। पहला ऑप्शन है जातिगत, दूसरा है धर्म, तीसरा अभिक्षमता, चौथा भाषा। हिंदी में कुछ भी लिख देंगे, आप इंग्लिश में समझिए। एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब होता है कोई ग्रुप, ठीक है ना, पर वो ग्रुप सोशल होना चाहिए, मतलब सामाजिक ग्रुप। सामाजिक ग्रुप क्या है? जाति है, ओके। कोई पंथ, कोई संप्रदाय, हम बोलते हैं ना संप्रदाय, पंथ, स्कूल, तो ओके, क्या संप्रदाय, पंथ, जाति, इनसे जेंडर प्रभावित होता है? निश्चित रूप से होता है, इन्होंने दिया है। क्या धर्म से जेंडर प्रभावित होता है? बिल्कुल होता है साहब, बहुत से धर्म आपने देखे ना। हाँ, हमारे हिंदू धर्म में भी हम ऐसा कह सकते हैं, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो हो गया ना जेंडर को प्रभावित करने वाली बात। और भी लगभग सभी धर्मों में इफेक्ट करता है जेंडर को। लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है साहब, वही बात कर रहे थे हम, चेयरपर्सन बोलते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा है ना कि साहब ड्राइवर आया, तो ड्राइवर आया हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम तो ये समझ रहे हैं साहब, हमारी भाषा में यही यूज हुआ है आज तक कि साहब ड्राइवर पुरुष ही होता है, ठीक है। आपने देखा ना, कैब ड्राइवर महिलाएं भी तो होती हैं, हो सकती हैं, और होंगी आने वाले टाइम में, अभी हो भी रही हैं, पर हमने आज तक यूज़ नहीं किया उनके लिए। तो ये क्या थी? भाषा भी थी जिसने हमें ये बता दिया, बच्चों के, हम सबके दिमाग में ये भर दिया कि साहब ड्राइवर पुरुष होते हैं, आर्मी मैन पुरुष होते हैं, अंतरिक्ष यात्री पुरुष होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर पुरुष होते हैं, पायलट पुरुष होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई भी हो सकता है, पर ये भाषा है, ये धर्म है, ये संप्रदाय या पंथ है जिसने ऐसे बिलीफ्स पैदा कर दिए, जिसने ऐसी बातें हम सबके उसमें अजम्पशन में हम सबके दिमाग में भर दी। लेकिन एक चीज़ है जिससे जेंडर प्रभावित नहीं होता है, और वो है एप्टीट्यूड। वो क्या है? एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता वो अंतर्निहित योग्यता है जो हमें किसी खास क्षेत्र में कमाल करने के लिए मिली है, ठीक है ना। हालांकि अभिक्षमता पर ट्रेनिंग का प्रभाव भी पड़ता है, पर अभिक्षमता को आप बुद्धि से जोड़ सकते हैं। आपको पता है कई बार इंटेलिजेंस पे ऐसा प्रश्न आया कि साहब लड़कियां लड़कों की तुलना में या महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम बुद्धिमान होती हैं। फिर ऑप्शंस आएंगे, ये बात एकदम सत्य है, ये बात एकदम असत्य है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो सही जवाब होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। वैसे ही अभिक्षमता का लिंग से कोई संबंध नहीं है। अभिक्षमता का इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि कोई लड़का है कि कोई लड़की है। एप्टीट्यूड जिसमें है उसमें है, जिस क्षेत्र का आपका एप्टीट्यूड है उसमें वो है। तो सही जवाब हो गया अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट, काफ़ी टाइम लग रहा है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर से स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स, वो छोटी छोटी कतरने और क्लिपिंग्स, कहानियाँ निकालना और उनको प्रेजेंट करना। कौन सी कहानियाँ हैं वो?
पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। यानी ऐसी कहानियाँ और क्लिपिंग्स, ऐसे चित्र जो हमें ये बताएं कि साहब ये नॉन ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं। मतलब आज तक जो स्टीरियोटाइपिंग हम जो सोचते हैं ना कि महिलाएं ये काम करती हैं, उसके विपरीत वाली कोई चीज़ अगर आए कहानी में, पेपर में, समाचार पत्र में कोई खबर आए, कोई न्यूज़ आए, कोई चित्र आए, तो उसको एक टीचर निकालता है और बच्चों को दिखाता है। ठीक है ना, मेनली इसका मतलब ये है। समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन करना व प्रस्तुत करना जो पुरुषों व महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। किस में चित्रित करते हैं? गैर पारंपरिक भूमिकाओं में, यानी नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब जो आज तक हम स्टीरियोटाइपिंग में पढ़ते हैं ना, उनसे विपरीत। एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू, ये किसकी प्रभावी रणनीति है? ठीक है ना, या ये क्या करती है, इससे क्या होता है? ठीक है ना, प्रमोट जेंडर बायस, यानी जेंडर बायस कोई चीज़ प्रमोट करती है क्या? प्रमोट जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर कंसिस्टेंसी को प्रमोट करती है। क्या होती है कंसिस्टेंसी, बताएंगे हम आपको। इनकरेज स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स, या फिर काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो इसको, यानी हिंदी में पढ़ लो आप। ऐसी कहानियाँ और ऐसे लेख, ऐसी बातें बताना, पेपर से काट के लेना, प्रेजेंट करना, कि जिसमें महिलाएं पुरुषों वाले रोल में हों और पुरुष महिलाओं वाले रोल में हों। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? इससे जेंडर बाइस या लैंगिक पक्षपात बढ़ेगा क्या? जवाब है नहीं बढ़ेगा साहब। कंसिस्टेंसी, नो। रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को उत्साह मिलेगा, रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाएं बढ़ेंगी क्या? नहीं बढ़ेंगी, बल्कि इससे लैंगिक रूढ़ियों का सामना होगा। इससे क्या होगा? लैंगिक रूढ़ियों का सामना होगा, मतलब वो दूर होंगी, उनसे हम लड़ाई करेंगे। देखो इंग्लिश में आप इससे क्या होगा? इससे जेंडर बाइस प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है ना। जेंडर कंसिस्टेंसी प्रमोट नहीं होगी, और स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स इनकरेज नहीं होगा इस बात से, बल्कि काउंटर होगा। काउंटर यानी ये तो आज तक जो स्टीरियोटाइपिंग वाली बातें हैं उनके खिलाफ है, उनसे लड़ाई है, उनको चैलेंज है, उनको दूर करना है, उनको ठीक करना है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, मेरे ऑफलाइन के बच्चे तो शायद जानते होंगे इस बात को, कि बस आपने पढ़ा होगा कि एनसीएफ 2005 के चेयरपर्सन प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? यशपाल। प्रोफेसर यशपाल ने एक बात कही है साहब, और क्या बात कही है उन्होंने, सुनना। उन्होंने कहा कि मैं एक गांव, रूरल फैमिली, एक गांव के एक परिवार का ख्वाब देख रहा हूं। और क्या है उस परिवार में? उस परिवार में दरअसल उस परिवार की जो बड़ी बेटी है, उस परिवार की बड़ी बेटी बाइक से घर आ रही है, मोटरसाइकिल से, कॉलेज से घर आ रही है। ठीक है, उस लड़की की छोटी बहन घर में एक पेड़ है, उस पेड़ पे चढ़ी हुई है और पेड़ को काट रही है। उसका भाई सब्जी बना रहा है। उसका भाई क्या कर रहा है? सब्जी बना रहा है। उसके पापा गाय का दूध निकाल रहे हैं, और उसकी मम्मा, उसकी मदर एक स्टूल पे खड़ी है और पंखा ठीक कर रही है। प्रोफेसर यशपाल, समझे आप इससे? मतलब प्रोफेसर यशपाल के इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में क्या है? घर में 5 लोग हैं, ठीक है, 2 लड़कियां हैं, उनकी मदर है, भाई है और फादर है। तो बड़ी बेटी बाइक से घर आ रही है, छोटी बेटी पेड़ को काट रही है, माँ पंखा ठीक कर रही है, पापा दूध निकाल रहे हैं और भाई सब्जी बना रहे हैं। मतलब इसमें 3 महिलाएं हैं, और तीनों महिलाएं कौन से काम कर रही हैं? पुरुषों वाले काम कर रही हैं। बाइक चला के आना, पंखा ठीक करना। क्या हम कभी, आपने ऐसा सुना है कि महिला पंखा ठीक कर रही है? क्यों नहीं कर सकती? इलेक्ट्रीशियन वो भी तो हो सकती है। पर हमने स्टीरियोटाइपिंग है, बस हुआ नहीं। तो इस एग्जांपल में तीनों काम महिलाओं वाले पुरुष कर रहे हैं, तीनों महिलाएं पुरुषों वाले काम कर रही हैं, और दोनों पुरुष क्या कर रहे हैं? एक तो सब्जी बना रहा है बेटा तो, और पापा क्या कर रहे हैं? दूध निकाल रहे हैं। तो वो दोनों महिलाओं वाले काम कर रहे हैं ना। तो नॉन ट्रेडिशनल वर्क हुआ ना, दोनों की अपारंपरिक भूमिकाएं हुई ना। तो यही बात यहाँ पे पूछी है कि साहब ऐसे चित्र, ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स की बात करती हैं, किसकी बात करती हैं? नॉन ट्रेडिशनल रोल्स की बात करती हैं, वो निश्चित रूप से काउंटर करती हैं, काउंटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7वां प्रश्न। चिल्ड्रेन एक्वायर, यही प्रॉब्लम है यार। 7वां प्रश्न देखिए, चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल्स, फिर वही एक्सेप्ट, यानी बच्चे 4 में से 3 चीज़ों से जेंडर भूमिका को ग्रहण करते हैं, एक से नहीं करते। तो किससे नहीं करते? पहला ऑप्शन देखिए, मीडिया, मीडिया से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सोशलाइजेशन करते हैं,
कल्चर करते हैं, ट्यूटरिंग नहीं करते। इसका मतलब राइट आंसर हो गया डी, यानी ट्यूशन नहीं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ट्यूशन कभी जेंडर रोल्स को नहीं सिखाती है। हम जैसे पढ़ रहे हैं अभी, मैं आपको जेंडर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इन चीज़ों को आगे जाके, और आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, और हमारी गुरु दक्षिणा मान लेना आप। तो आप आगे जाके स्कूल में उन मासूम बच्चों को ये बताओगे कि कोई भी क्षेत्र किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, सब एक समान है। इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की है कि कोई लड़का है। पता है इसका कितना बड़ा नुकसान है। अभी एक टर्म जैसे हम बात कर रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उन सोसाइटीज़ की, उन देशों की बहुत ज़्यादा रही है जहाँ पे मेल फीमेल इक्वलिटी में है। यानी आप सोचिए कि 50% पॉपुलेशन को तो हमने घर में कैद कर दिया, उनका तो प्रोडक्शन में कोई रोल ही नहीं है। तो आप सोचिए जब सब लोग बाहर कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, लड़कियां लड़के, मेल फीमेल, घर में भी मिल के करेंगे, वहाँ भी मिल के वगैरह करेंगे, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो सोचिए इकोनॉमी कितनी ग्रोथ होगी। पता है आपको, एक इंटरेस्टिंग सा रिसर्च था जिसमें कहा गया है कि अगर महिलाएं अर्न करती हैं, हालांकि देखो कितना बड़ा स्टीरियोटाइपिंग है, कितनी बड़ी एक माइनस पॉइंट है, गलत बात है कि महिलाएं कहीं काम करती हैं तो पुरुषों से ज़्यादा घंटे काम करती हैं, ज़्यादा टाइम तक के लिए वो काम करती हैं, फिर भी उनको लो सैलरी दी जाती है, कम पैसा दिया जाता है। पता है क्यों? महिला है, तुम्हारी एबिलिटी कम है। अभी बहुत बदलाव हो रहा है पर ऐसा होता आया है, ठीक है ना। तो उसमें कहा गया कि सब अगर महिला काम करती हैं, फीमेल काम करती हैं, तो अपनी अर्निंग का 90% तक, फीमेल अपनी अर्निंग का 90% तक फैमिली में री इन्वेस्टमेंट करती हैं, जबकि मेल केवल 35% ही करते हैं, बाकी उड़ा देते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा सहारा इकोनॉमी को मिल सकता है, ठीक है। एक स्कूल जाएंगी, ठीक है ना, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो फिर क्या होगा, उससे भी बहुत सी दूसरी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। डिले मैरिज होगी, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगी, और बहुत से फ़ायदे हैं। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है जेंडर के बारे में हम बच्चों को, हाँ, तो मैं बता रहा था आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप स्कूल जाओ तो बहुत अर्ली स्टेज पे बच्चों को जेंडर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और सब एक समान है, इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं है लड़के लड़की में। तो आप सोचिए कितना बड़ा भला होगा, कितना कितना देश का भला होगा, इकोनॉमी का भला होगा, हमारे वैल्यूज़, राइट्स, सब सब चीज़ों का भला होगा। ओके, तो ये सवाल लगभग वहीं से लिया गया। चिल्ड्रन एक, हाँ, तो छोटे बच्चे कहाँ से सीखते हैं? मीडिया से। बोलिए मीडिया से सीखते हैं कि नहीं? बिल्कुल सीखते हैं। मीडिया का मतलब आप कह सकते हैं साहब टीवी। अब देखो टीवी में बच्चे, टीवी में क्या देखते हैं? सीरियल देखते हैं। और टीवी सीरियल में आप देखिए क्या होता है, घर में सब लोग बैठे हैं, अगर लड़के की नौकरी नहीं लगी तो चिंता है, सबको चिंता हो रही है, बिजनेस फ्लॉप हो गया पुरुष का तो चिंता होती है साहब। लेकिन लड़की की नौकरी की चिंता आपने देखा होगा नहीं होती है ना, उसको शादी करनी है, बस चली जाएगी, उसको शादी में डिले हो रही है तो चिंता हो रही है सबको। तो हो गया ना जेंडर वाइज, स्टीरियोटाइपिंग हो गया ना। सीरियल में देखते हैं गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान आ रहे हैं तो मेल क्या करते हैं पता है? मेल उनसे हाथ मिलाते हैं, सोफे पे बैठते हैं, और चाय कॉफ़ी नाश्ता लेके कौन आती है? फीमेल ही तो आती हैं। तो मीडिया से बोलिए प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? सोशलाइजेशन ये है ही, कल्चर से है ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्यूशन और ट्यूटरिंग। ट्यूशन में जेंडर भूमिकाएं बढ़ेंगी नहीं बल्कि कम होंगी। ओके, तो 7 का सही जवाब नंबर 4 डी, ट्यूटरिंग। 8th वन, 8वां प्रश्न देखिए। A textbook of class 5th हैज़ फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, यानी 5वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक में एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में क्या दिया है? उसमें दिया है कि वुमन एज टीचर एंड मेड्स, आगे ना वो बात, वुमन एज टीचर एंड मेड्स एंड मैन एज डॉक्टर एंड पायलट्स। यानी उसमें ऐसा उदाहरण है जिसमें महिलाएं या तो शिक्षक हैं या घर का काम करने वाली नौकरानी है, ऐसे एग्जाम्पल हैं किताबों में, और आदमी है वो पुरुष, वो क्या है, या तो डॉक्टर या पायलट है। दिस टाइप ऑफ डिपिक्शन इज लाइकली टू प्रमोट, यानी ये इस प्रकार का जो डिपिक्शन है, चित्रण है, ये किसको प्रमोट करता है? ठीक है, तो लगभग सेम वही वाली बात है, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। पहला जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट। दूसरा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइप। तीसरा जेंडर रोल प्ले। चौथा है जेंडर कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी, यानी लिंग सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, या लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है, या लिंग भूमिका निर्वाह को बढ़ावा देता है, या लिंग स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो सही जवाब है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बी इसका राइट आंसर है।
क्योंकि महिलाओं को महिलाओं के काम और पुरुषों को दूसरे काम। पायलट पुरुष बनेगा, आर्मी मैन पुरुष बनेगा, घर का काम कौन करेगी, किचन का काम कौन करेगी, महिला करेगी। ये तो स्टीरियोटाइपिंग है, ये लिंग रूढ़िबद्धता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। 6 7 8 हो गए। ओहो, चलिए साहब, छठा हो गया था, सातवां हो गया था, आठवां लिंग रूढ़िबद्धता आंसर कर लिया ना आपने। आठवें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर लिंग रूढ़िबद्धता। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, एक्चुअली काफ़ी टाइम मेरे को इसमें लगता है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो मोबाइल से कर रहा हूँ, दूसरी बात में जैसे इंग्लिश वाले वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं, पर हिंदी वाली टाइपिंग आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर बनाने में मेरे को 3 4 4 घंटे लग जाते हैं, है ना। पर बहुत जल्दी, पर कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी मिलती है कि बस आपके लिए हो रहा है और आपको अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ऐसे कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो रूढ़िबद्धता ऐसे लिखा गया है ना, पर कोई बात नहीं। ओके साहब, 8 नंबर हो गया। 9th वन। ओके, देखिए 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न पढ़िए। चलिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम, वो वाली बात है। क्लासरूम में अगर पक्षपात करते हैं जेंडर के बारे में, ठीक है ना, लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है क्लासरूम में, तो क्या होता है। पहला है डजंट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ये शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों का निष्पादन अप्रभावित रहता है। दूसरा ऑप्शन है मे लीड टू डिमिनिस्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस डिमिनिस्ड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, रुक जाती है, हास होता है, उसमें कमी आती है। तीसरा ऑप्शन मे लीड टू इनहेंस्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट्स, यानी इससे जो मेल स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, पुरुष शिक्षार्थी हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और चौथा है इज़ डन मोर बाय द मेल टीचर्स एंड देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स, यानी ये तो पुरुष शिक्षकों द्वारा किया जाता है, महिला शिक्षकों द्वारा नहीं किया जाता। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो देखो सही जवाब क्या होगा इसमें, ध्यान दें। चलिए, यानी क्लासरूम में अगर कोई लिंग का भेदभाव करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो पहला है शिक्षार्थियों का निष्पादन अप्रभावित रहता है, बिल्कुल अप्रभावित नहीं रहता, सब प्रभावित होता है। और क्या प्रभावित होता है, बी राइट आंसर होगा इसमें। हास्योन्मुख प्रयास, हास्योन्मुख का मतलब हंसी वाली, लाफ्टर वाली बात नहीं है, हास होता है, डिमिनिस डिमिनिस एफर्ट डिमिनिस होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से। क्योंकि अगर पक्षपात किया तो जरूरी नहीं है, वो 22 वाली बात है, ये जरूरी नहीं है कि सब लड़कियों का पक्ष लिया। मान लो लड़कों का पक्ष लिया तो लड़कियां वैसे ही डिमोरलाइज हो जाएंगी, सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और अगर लड़कियों का लिया तो लड़कों का सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा, इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस घटेगी। तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना। चलिए, 10वां आखिरी प्रश्न है, 10वां और अच्छा आपके लिए 11वां। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, 10th वन। जेंडर बायस रेफर्स टू, यानी जेंडर, अब यहाँ पे देखिए हिंदी में कुछ भी लिख देते हैं, जेंडर रूढ़िबद्धता लिख दिया, ठीक है ना, इंग्लिश में जेंडर बायस है, ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इंग्लिश वाला देखना है। जेंडर बायस रेफर्स टू, यानी जेंडर बायस से, लिंग पक्षपात से, लैंगिक पूर्वाग्रह से कोई भी नाम आ सकता है, या लैंगिक रूढ़िबद्धता से क्या संकेत मिलता है। ऑप्शंस देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी, differentiate treatment of boys and girls based on expectation due to cultural attributes. थर्ड ऑप्शन है perception of self as relatively feminine and masculine in characteristics. और फोर्थ वन है जेनेटिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। हिंदी में देखिए आप, जेंडर रूढ़िबद्धता संकेत करती है। ऑप्शंस, पहला अपने शरीर के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, स्त्रियोचित व पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, या फिर अनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण लड़के और लड़की में भेद। बहुत शानदार प्रश्न है, समझिए इसको। हिंदी में तो आप ज़्यादा उलझ जाओगे, हिंदी वाले शब्दों से तो आपको थोड़ा यूँ लगेगा, है ना। वैसे अच्छे हैं हिंदी वाले भी, आप अगर ढंग से समझें तो। चलिए, लेकिन देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा।
देखो इसका सही जवाब, यानी जेंडर बायस स्टीरियोटाइपिंग तो आप समझते हो ये क्या है। तो देखो आप इसमें एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियों में डिफरेंस, ओके सही बात है, लेकिन किसके कारण से, फिजियोलॉजी, शरीर के कारण से। तो शरीर के कारण से दोनों में अंतर है, ये जैविक है, ये बायोलॉजिकल है, सोशल नहीं है। इसका मतलब बायोलॉजिकल वाली बात है, सोशल वाली बात नहीं है, तो ये जेंडर नहीं हो सकता। ओके, देखो एक और खास बात मैं आपको बताऊं आराम, जैसे आप चौथा ऑप्शन देखिए, चौथे में क्या लिखा है, जेनेटिक डिफरेंसेस, तो जेनेटिक भी बायोलॉजिकल है, ठीक है। तीसरे में देखो परसेप्शन ऑफ सेल्फ सेल्फ आ गया खुद का, तो ये साइकोलॉजिकल हो गया सेल्फ, ठीक है ना, कि मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ ऐसा वो सोचता है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल भी है तो इसका मतलब ये सोशल नहीं है, केवल एक सोशल है, वो है ऑप्शन नंबर 2 बी, डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एट्रीब्यूट्स, यानी सांस्कृतिक जो उत्तरदायित्व हैं या सांस्कृतिक जो पूर्वाग्रह हैं या सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं, सांस्कृतिक जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना, उसके अनुसार उनके दोनों के अलग अलग व्यवहार जो दोनों के हैं, व्यवहार की अपेक्षा करता है समाज उनसे, कि साहब ये लड़की है इसलिए धीरे बोले, ठीक है ना, लड़का है तो रोए नहीं, लड़की है तो कम खाए, ठीक है ना, लड़की है तो धीरे चले, ये सारे एक्सपेक्टेशंस ही जेंडर बायस हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी। हिंदी में देखिए, जेंडर रूढ़िबद्धता संकेत करती है, तो इसमें तीन, पहला है अपने, देखो हिंदी में, अपने शरीर के कारण लड़के और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं से करती है, ये बायोलॉजिकल है, शारीरिक है, जैविक है, सामाजिक नहीं है, ठीक है ना। अनुवांशिक जैविक है, बायोलॉजिकल है, सामाजिक नहीं है। स्वयं का बोध साइकोलॉजिकल है, ठीक है ना, इसलिए सोशल नहीं है। सांस्कृतिक अपेक्षाओं पर आधारित लड़के और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ये सामाजिक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, और यही जेंडर है। ओके, तो राइट आंसर बी। ओके साहब, अब है अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा, पिछली जो अपनी ये माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, दरअसल 7 है, ठीक है ना। तो 6 नंबर में हमने कोहलबर्ग का एक प्रश्न दिया था आपको, ठीक है ना। पहले मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ, उसको निकालूंगा नहीं, निकलेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हमने पूछा था कि सब कोहलबर्ग के अनुसार जो लास्ट स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है या स्टेज या लेवल जो भी लिखा था, उसमें कितने % लोग पहुंचते हैं। और 4 ऑप्शन थे, एक में था 100% लोग पहुंचते हैं, एक में था 0% लोग पहुंचते हैं, एक में था 15% लोग पहुंचते हैं, एक में शायद कुछ और होगा। तो राइट आंसर है 15% लोग पहुंचते हैं, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे 2 बेहद खास बातों को आपको बता रहा हूँ। कोहलबर्ग के अनुसार पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में सभी लोग नहीं पहुँचते, ओनली 10 to 15%, ये फिगर याद रखना, किसी दिन परीक्षा में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा आपको। 10 to 15% लोग ही उसमें जा पाते हैं, एक बात। दूसरी बात, कोहलबर्ग के मॉडल में मैंने सारी चीज़ें आपको खोल के बताई हैं। एक छोटी सी बात और है जो यहाँ पे इस प्रश्न में मैंने ली थी इसलिए वो नहीं बताई, वो ये है कि चूंकि सब लोग नहीं पूछते, इसलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आज तक परीक्षा में आए हैं। जैसे आप याद करें, विक्रम बत्रा, ठीक है ना, विक्रम बत्रा पे प्रश्न है ना, विक्रम बत्रा जो शहीद हो गए थे कारगिल में, वो चाहते तो पलट सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के लिए वो अपना वो करना उचित समझा, उत्सर्ग होना, शहीद होना उचित समझा। तो विक्रम बत्रा कोहलबर्ग के कौन से लेवल से संबंधित हो सकते हैं? आंसर आएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। या फिर इसकी जगह ये आ जाए, कौन सी स्टेज से संबंधित हो सकते हैं? तो लास्ट जो स्टेज है ना, उच्चतम विवेक वाली, एथिकल प्रिंसिपल होती है, जिसमें औरों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, वो वाली बात होती है। सुपर ईगो की अधिकता होती है, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वो है विक्रम बत्रा का प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न अपने यहाँ राजस्थान में आया हुआ है रीट में, कि साहब एक लड़का है जो कॉलेज जाता है और वहाँ पे उसकी रैगिंग होती है, ठीक है ना, तो बाकी लोगों की रैगिंग होती है पर वो तो अपने वो सहन कर लेते हैं, खुद का बचा लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। वो लड़का क्या करता है, आंदोलन छेड़ देता है, एंटी रैगिंग के खिलाफ आंदोलन छेड़ता है, कॉलेज में पोस्टर लगाता है और कहता है कि मैं इस रैगिंग रूपी बुराई को बंद करवा के दम लूँगा, भले ही मेरी जान चली जाए। तो वो भी क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। एक आपने सुना होगा, सरदार जरनैल सिंह इसलिए टैक्स नहीं देता कि सरकार भ्रष्ट है और ये उसका पैसे, जनता के पैसे का दुरुपयोग करेगी। हालांकि सरदार जरनैल सिंह इस बात को जानते हैं कि उनको टैक्स भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं साहब लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो वो लड़ेंगे वाली बात है, दूसरों के लिए लड़ने वाली बात है, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात है। ओके, तो ये कुछ बातें थी। अब इस प्रश्न पे आइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू, और वाकई ग्रेट है।
क्या है, पढ़िए इसको। एट द एज ऑफ 6 और 7 ए चाइल्ड अक्वायर, यानी 6 या 7 वर्ष की आयु में बालक क्या हासिल कर लेता है। 4 ऑप्शंस। पहला है जेंडर आइडेंटिटी, दूसरा है जेंडर स्टेबिलिटी, तीसरा है जेंडर कंसिस्टेंसी, चौथा है जेंडर अवेयरनेस। यानी 6 से 7 वर्ष की आयु में बालक क्या हासिल कर लेता है। जेंडर पहचान, जेंडर स्थिरता, जेंडर संगतता या जेंडर जागरूकता। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं ये वाला जो आप जवाब देंगे इसमें कमेंट्स में मैं चाहूँगा कि इसमें आप ये जो चारों चीज़ें हैं और एटलीस्ट 3 की एज है, 3 की एज फिक्स है। तो हमने यहाँ पे 1, 6 या 7 वाली एज पूछी है, ठीक है ना। तो आपको हर एक की एज बतानी है। जो हर एक की एज बता देगा कमेंट्स में, आप कहीं से भी पता करके, बहुत बड़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में इनमें से ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जो सबकी एक्यूरेट एज बताएगा उसका नाम मैं गारंटी से अगले वीडियो में लूँगा। तो कोशिश करना आप। यहाँ पे ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दें। ये सारा खेल अपने कोहलबर्ग साहब का है। किसका है? कोहलबर्ग साहब का है, लॉरेंस कोहलबर्ग। और कोहलबर्ग ने दरअसल, याद रखना इस बात को, कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताई हैं। कितनी स्टेजेस बताई हैं? 3 स्टेजेस। एज आपको बतानी है, ठीक है ना, अलग अलग क्या एज है। पहली स्टेज ये है जेंडर आइडेंटिटी। ये तीनों कोहलबर्ग ने बताई हैं साहब, ठीक है ना। तो पहली है जेंडर आइडेंटिटी। क्या है जेंडर आइडेंटिटी? पहचान। यानी सबसे पहले बच्चा जब इस बात को जानता है कि आई एम द बॉय और आई एम ए गर्ल, यानी वो ये जान लेता है कि मैं लड़का हूँ। जान लेता है मतलब बायोलॉजिकल तो वो है, जन्म के समय लड़का था या लड़की थी, लेकिन उसको पहली बार एहसास होता है कि यार मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, ठीक है ना। तो ये जेंडर आइडेंटिटी कहलाता है, लिंग पहचान कहलाता है, ठीक है ना। जेंडर स्टेबिलिटी क्या होता है? जेंडर स्टेबिलिटी का मतलब है कि अब उसको ये तो पहले पता लग गया कि मैं लड़का हूँ या मैं आई एम ए बॉय या आई एम ए गर्ल, लेकिन अब उसको ये रहता है कि मैं लड़का हूँ तो मैं इस जन्म में तो लड़का ही रहने वाला हूँ, बस ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा जेंडर यही रहेगा। तो ये उसको पता लगता है, उसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी। कब लगता है आपको बताना है। और तीसरा है जेंडर कंसिस्टेंसी। ये कॉन्स्टेंसी शब्द भी आता है, कॉन्स्टेंसी कंसिस्टेंसी भी आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक कदम और आगे बढ़ के है कि यहाँ बच्चे को ये पता लग जाता है, उसको वो इस बात से वो जानते हैं, वो इस बात को जान लेते हैं कि साहब अगर ओपोजिट जेंडर है, ठीक है ना, तो उसकी चीज़ें, उसके उसके बिहेव, उसके एक्ट, उसकी उसकी कॉस्ट्यूम, उसके स्टाइल अपनाने से भी जेंडर चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे देखा ना, छोटे लड़के लड़कियों से बड़े बाल रख लेते हैं, ठीक है, लड़कियों की तरह बात करते हैं, उनकी तरह वो कुछ कर सकते हैं, बनाव श्रृंगार कर सकते हैं, तो इससे वो लड़की नहीं बन जाते। या फैंसी ड्रेस का कंपटीशन होता है तो उसमें तो वो लड़की नहीं बन सकती। लड़कियां जैसे लड़कों जैसे बिहेव करती हैं, उनके उनके जैसे कपड़े पहनती हैं, उनके छोटे बाल करती हैं, तो इससे भी वो चेंज नहीं होता। ये उनको कब एहसास जब होता है ना, उसको बोलते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी या कंसिस्टेंसी। पर ये सब कब होता है आपको एज बतानी है अगले में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। तो आपके लिए, सबके लिए फिर एक बार बेस्ट ऑफ लक, है ना। मेहनत करते रहें, बी पॉजिटिव। देखो ये बहुत जल्दी ये निपटने वाला है टेंशन, है ना। इसलिए आपको ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई करें और बहुत जल्दी सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। अपन ऐसे ही मैं और भी डालता रहूँगा वीडियोस, बस आपके रिस्पॉन्सेज ठीक है वैसे तो, लेकिन वो बात नहीं है जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सब ठीक होगा। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू।